घनेरा गांव में विद्या नाम की एक लड़की रहती थी। विद्या शरीर से पतली और लंबी लड़की थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आता है और विद्या के घर के द्वार पर खड़ा होकर उसकी माँ रजनी से कहता है, बेटी, बहुत भूखा हूँ। कई दिनों का सफर करके इस गांव तक पहुंचा हूँ। भोजन नहीं मिला, थोड़ा भोजन करा दो तो साधु की आत्मा आशीष देगी। आप अंदर आ जाइए साधु महाराज और पेट भर कर भोजन कीजिए। यह कहकर रजनी साधु को अंदर ले जाती है और साधु को गरम गरम भोजन परोसती है। उस समय विद्या भी घर में मौजूद होती है और साधु के लिए रोटी वही लाकर देती है। साधु बहुत भूखा था, इसीलिए रोटी पर रोटी खाए जाता है। वह पूरी 17 रोटियां खाने के बाद डकारने लगता है तो विद्या उस पर हंसने लगती है। अरे ओ साधु जी, तुम तो बड़े पेट हो, पूरी 17 रोटियां खाकर डकार ले रहे हो। अब भी पेट भरा कि और रोटियां लाओ? बेटी, इस तरह साधु का मजाक ना उड़ाओ। कई दिनों से भूखा था, इसलिए थोड़ा ज्यादा भोजन कर लिया। मुझे तो तुम कोई साधु वाधु नहीं लगते। भुक्खड़ पेटू बाबा हो तुम, घर घर रोटियां खाते फिरते हो। तुम तो 17 की जगह 70 रोटियां खाने वाले पेटू हो, पेटू। ए लड़की, साधु का ऐसे मजाक ना उड़ा, अन्यथा तुझे शाप दे दूंगा। तुम क्या शाप दोगे पेटू बाबा? मुझे भी अपनी तरह 70 रोटियां खाने का शाप दोगे क्या? उद्दंड लड़की, साधु का उपहास करती है। जा, तुझे शाप दिया। आज से तेरी भूख 70 रोटियां खाकर ही मिटेगी। तू जब भी भोजन करेगी 70 रोटियां खाकर ही उठेगी। यह कहकर साधु क्रोध में जलते हुए वहां से चला जाता है और विद्या उस पर हंसती हुई कहती है, ढोंगी पेटू बाबा मुझे 70 रोटियां खाने का शाप ऐसे देता है जैसे इसका शाप सच हो जाएगा। हाँ। फिर कुछ देर बाद रजनी रसोई से बाहर आती है और विद्या से कहती है, अरे बेटी विद्या, तुझे भूख नहीं लगी क्या? रोटी नहीं खाओगी? भूख तो लगी है माँ, ले आओ ना रोटी, खा लूंगी। ठीक है तू बैठ, मैं अभी रोटी लाई। यह कहकर रजनी रसोई में जाती है और विद्या के लिए रोटी लाकर रख देती है। विद्या थाली में रखी रोटियां देखकर कहती है, अरे माँ, थाली में इतनी सारी रोटियां क्यों रखती, जब तुमको पता है कि मैं 2-3 रोटियां ही खा पाती हूँ। जितनी खानी है खा ले, बाकी छोड़ देना। रजनी के यह कहने पर विद्या रोटी खाने बैठती है तो हैरान ही रह जाती है। उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वह थाली में रखी सब रोटियां खा जाती है और फिर भी माँ से और रोटियां लाने को कहती है। माँ रोटियां लाती जाती है पर विद्या का पेट नहीं भर पाता। यह देख रजनी भी आश्चर्य में पड़ जाती है। अरे आज तुझे हो क्या गया छोरी? आज तो तू पूरी 30 रोटियां खाकर भी और रोटियां मांग रही है। अरे ये सब उस बाबा के शाप का नतीजा लगता है माँ। उसने मुझे शाप दिया था कि तू आज से जब भी खाने पर बैठेगी पूरी 70 रोटियां खाकर ही उठेगी। अरे पर बाबा ने ऐसा शाप क्यों दिया छोरी? क्योंकि मैंने बाबा का मजाक उड़ाया था, उसे ढोंगी और पेटू कहकर उस पर हंसी थी। अब भुगत छोरी, बाबा तो चला गया तुझे शाप देकर। आज तो 70 रोटियां तुझे मैं बनाकर खिला दूंगी, पर रोज रोज कौन खिलाएगा? माँ अब तो खिला दो प्लीज, बात की बाद में देखेंगे। हाँ। उस दिन रजनी विद्या को 70 रोटियां खिलाने के लिए दोबारा आटा बनाती है, मगर साथ ही उसके भविष्य को लेकर चिंता में डूब जाती है। अरे भला इस छोरी को उस बाबा का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? अब इस शाप के कारण सारी जिंदगी कष्ट में बीतेगी। मुझे तो यह चिंता खाई जा रही है कि ससुराल में इसकी कैसे निभेगी। इधर हर वक्त के खाने में 70 रोटियां खाने की वजह से विद्या भी परेशान हो उठती है और अपनी भूल पर पछताने लगती है। किसी पर बेवजह हंसना या उसका मजाक उड़ाना कितना बड़ा अपराध होता है। यह बात काश मैं पहले समझ जाती तो आज यह नौबत ना आती। अब तो वह साधु भी मुझे नहीं मिल सकते। हाय काश मैं उनसे अपनी गलती की क्षमा मांग सकती। इस तरह समय बीतता जाता है और कुछ दिन बाद विद्या की अमन से शादी की बात पक्की हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद विद्या और अमन की शादी हो जाती है, मगर शादी के वक्त रजनी विद्या की 70 रोटियां खाने वाली बात को उसके ससुराल वालों से छिपा लेती है। अमन के घर में उसके पिता राकेश, बहन सीमा और माँ सुधा होते हैं। विद्या के दुल्हन बनकर घर आने से सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। विद्या अपनी मोटी ननद सीमा को देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, ननद तो मेरी बड़ी मोटी है, सूमो पहलवान की मौसी है, कम से कम 50-60 रोटियां तो जरूर खाती होगी। चलो अच्छा है, इसकी रोटी बनाने के बहाने मैं अपनी 70 रोटियां बनाकर तो आराम से खा सकती हूँ, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। हाँ। बस यही सोचकर विद्या रोटी बनाने के लिए अच्छा खासा आटा गूंद लेती है और खुशी खुशी रोटियां बनाने लगती है। तभी उसकी मोटी ननद सीमा आ जाती है और आटे की परात देखकर हैरान होते हुए पूछती है, अरे भाभी यह क्या, कोई मेहमान आने वाले हैं क्या रस निचोड़ के? नहीं तो तुझे कैसे लगा कि कोई मेहमान आने वाले हैं? तुमने रोटियां बनाने के लिए इतना सारा आटा जो गूंद कर रखा है। अरे भला इतने सारे आटे की रोटियां खाएगा कौन रस निचोड़ के? तुम खाओगी? भला ननद जी तुम इतनी हट्टे कट्टे शरीर वाली हो, कम से कम 50 रोटियां तो खाती ही होगी ना? हाय मेरी तौबा, मैं और 50 रोटियां? अरे भाभी मैं तो बस 2 रोटियां ही खाती हूँ। अगर तुम 50 रोटियां खाती हो तो फिर ठीक है, पर तुम तो बासी पतली हो, तुम इतनी रोटियां तो कभी खा ही नहीं सकती रस निचोड़ के। अरे मेरी मोटी ननद, मैं तुझे भले बास जैसी पतली दिखती हूँ,
पर पूरी 70 रोटियां खा जाती हूँ। ये मुंह और मसूर की दाल, क्यों मजाक करती हो भाभी, रहने दो रस निचोड़ के। सीमा इसे भाभी का मजाक समझकर चली जाती है और फिर सब अपनी खुराक के हिसाब से 4-4 या 5 रोटियां ही खा पाते हैं। विद्या ने सब्जी, रायता, सलाद और चटनी थोड़े लजीज बनाए थे, इसलिए अमन, राकेश और सुधा एक आध रोटी ज्यादा खा लेते हैं। मगर मोटी ननद सीमा वही 2 रोटियां ही खाती है, मगर उसके खाने की बड़ाई करते नहीं थकती। भाभी, सब्जी रोटी तो एकदम मजेदार बनाई है रस निचोड़ के, तो और ले लो ना रोटी। अरे नाना बहू, तूने सब्जी, रायता और चटनी इतने स्वादिष्ट बनाए कि आज तो हमने भी एक एक रोटी ज्यादा ही खा ली। क्यों जी, ठीक कहा ना? अरे हाँ हाँ बहू, तेरी सास बिल्कुल ठीक कहती है। हमने खा लिया, अब तुम भी खाना खा लो बेटी। उस दिन विद्या को पता चल जाता है कि उसकी मोटी ननद तो 2 रोटियों से ज्यादा खाती ही नहीं है और उससे तो पूरी 70 रोटियां खानी होती है। अब 70 रोटियां सबसे छिपकर खाए तो खाए कैसे? सास, ससुर और पति तो रसोई की तरफ कोई ध्यान देते नहीं थे। बस 2 रोटी खाने वाली मोटी ननद थी जो उसके आगे पीछे ताक झांक में लगी रहती थी। इसीलिए विद्या उससे छिपकर रोटियां बनाने का जुगाड़ करती है। वह अपनी 70 रोटियों के हिसाब से आटा बनाती और उसमें से आधा आटा छिपा कर रख देती और सबको रोटी खिलाने के बाद अपने लिए पूरी 70 रोटियां बनाकर खाती। अरे मेरा पेट भी कम वक्त हुआ बनकर रह गया है, इसमें जब तक 70 रोटियां ना डाले भरता ही नहीं। पर हाँ, आज तो खाने में मजा आ गया, सब्जी सच में बड़ी अच्छी बनी है। विद्या की मोटी ननद सीमा उस दिन भी उसके द्वारा 70 रोटियां खाने की बात को मजाक समझकर भूल जाती है। मगर कुछ दिन बाद रसोई खुद ही उसके राज से पर्दाफाश करने पर उतर आती है, क्योंकि 15 दिन चलने वाला आटा हफ्ते भर में ही लग जाता है। इस पर सुधा हैरत महसूस करते हुए कहती है, बहू, ये इस बार आटे को पंख लग गए क्या, जो हफ्ते भर में ही रसोई से फुर्र हो गया? पहले तो 15 दिन से भी कुछ ज्यादा दिन ही निकल जाते थे। अब मैं क्या बताऊं माँ जी, मैं तो रोटियां ही बनाती हूँ। अरे तुम भी क्या सोचने लगी भाग्यवान, बहू के घर आने से घर में एक सदस्य बढ़ गया है तो आटा जल्दी ही खत्म होगा ना। अरे माँ, आगे की क्या बात, मैं और मंगवा देता हूँ। आदमी होंगे तो रोटी तो खाएंगे ही ना। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। भला बहू क्या आटे को खा जाएगी? वैसे भी मेरी बहू तो पतली और दुबली है, 1-2 रोटी की खुराक होगी इसकी। विद्या के पतले शरीर को देखकर किसी के दिमाग में भी यह बात नहीं आती कि वह एक ठौर बैठकर 70 रोटियां खा सकती है। मगर विद्या की मोटी ननद को यह बात हजम नहीं होती है और वह मन ही मन सोचती है, उस दिन भाभी की बारात में पूरी 100 रोटियां बनाने का आटा था, भला इतना आटा? कुछ तो गड़बड़ जरूर है रस निचोड़ के। अरे कहीं पतली सी दिखने वाली भाभी सच में तो 70 रोटियां नहीं खाती। यही सोचकर उसकी मोटी ननद घर में जासूस बनकर उसके पीछे लग जाती है और एक दिन विद्या को रसोई में ही पूरी 70 रोटियों का पहाड़ सामने रख रोटियां खाते देख लेती है और विद्या को आश्चर्य से देखते हुए कहती है, अरे भाभी, इतनी सारी रोटियां? इसका मतलब उस दिन तुमने मजाक नहीं किया था, सच ही बोला था रस। तुम पूरी 70 रोटियां ही तोड़ती हो, पर यकीन नहीं हो रहा रस निचोड़ के। मैं पतली दिखती हूँ तो क्या, मेरी खुराक बड़ी टेढ़ी है ननद जी। हर टाइम के खाने में पूरी 70 रोटियां खाकर ही उठती हूँ। हाँ, मैं बुलडोजर सी मोटी और खुराक 2 रोटी, तुम पतंग सी पतली और खुराक 70 रोटी। यह तो कमाल की बात हुई रस निचोड़ के। यह कहकर सीमा वहां से चली जाती है और जब यह बात अपनी माँ सुधा को बताती है तो वह विद्या से नाराज होते हुए कहती है, क्यों बहू, तूने ये 70 रोटियां खाने वाली बात हमसे छिपाई क्यों? हम क्या तुझे भूखा मारते? पर एक बात है, समझ नहीं आता कि तुझ मेंढकी जैसे शरीर वाली बहू की हथनी जैसी खुराक कैसे? पहले मैं भी 2-3 रोटियां ही खाती थी माँ जी, पर क्या बहू, फिर तूने भुक्खड़ लोगों की पार्टी ज्वाइन कर ली या फिर अपनी इस ननद की तरह मोटी तगड़ी होने के लिए रोटी बढ़ाने का कोई टॉनिक हाथ लग गया क्या तेरे? नहीं माँ जी, ये सब अचानक ही हो गया। यह कहकर विद्या अपनी सास को उस बाबा के श्राप के बारे में बताती है और उस श्राप के बारे में सुनकर सुधा कहती है, गलती तो तेरी ही है बहू, भला ऐसे साधु या बड़े का मजाक उड़ाते हैं क्या? अरे दूसरों का मजाक उड़ाना भी तो इल्म ही है ना। मुझसे भूल हो गई माँ जी। ठीक है ठीक है, अब वह साधु तो कहीं मिलना नहीं है, बस तुझे ही 70 रोटियां खानी है तो तू 70 क्या पूरी 80 रोटियां खा, हमारे घर में खाने की कोई कमी थोड़ी ना है। यह कहकर सुधा विद्या को 70 रोटियां खाने की इजाजत दे देती है और उससे यह इजाजत मिलने पर विद्या बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसे छिपकर खाना खाने से निजात जो मिल जाती है। इस तरह कुछ समय बीत जाता है और एक दिन सुधा को अपने परिवार सहित एक धार्मिक फंक्शन में जाना होता है तो वह विद्या से कहती है, विद्या बहू, कल सुबह हमें अमन के चाचा के घर एक फंक्शन में जाना है, समय पर अच्छे से तैयार हो जाना बेटा। पर मैं वहाँ क्या करूँगी माँ जी, वहाँ खाना भी तो खाना पड़ेगा। कहीं लोग तुझे 70 रोटियां खाते ना देख लें, तुम यही सोचकर परेशान हो ना? जी माँ जी। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है,
तुझे जो खाना है वो खाना। आखिर अमन के चाचा कोई गैर थोड़ी ना है। अरे भाभी, जब मैं तेरे साथ हूँ तो घबराती क्यों हो रस निचोड़ के? ठीक है सीमा, मैं चलूंगी माँ जी। इस तरह सास और सीमा के समझाने पर विद्या मान जाती है और उनके साथ तैयार होकर फंक्शन में जाती है। पतली और सुंदर विद्या को देखकर सब बड़े खुश होते हैं और अच्छे से स्वागत भी करते हैं। मगर जब बात खाने की आती है तो पतली दुबली विद्या खाने में सब पकवान छोड़ सब्जी रोटी पर टूट पड़ती है। सीमा उसके लिए पूरी 70 रोटियां लाकर उसके सामने रख देती है और वह रोटियां खाने लगती है। मगर तभी उसकी चाची सास बबीता आ जाती है और इतनी ढेर सारी रोटियां देखकर कहती है, अरे बहू, इतनी सारी रोटियां? भला इतनी सारी रोटी तुम और सीमा खा भी लोगी? मैंने तो रोटी खा ली है चाची, रस निचोड़ के। ये रोटियां तो सिर्फ भाभी के लिए हैं। भाभी की खुराक कुछ ज्यादा है, हर समय 70 रोटियां खाती है रस निचोड़ के। हाँ। हाय राम, 70 रोटियां? अरे आओ देखो तो इस सुधा की बहू को, पूरी 70 रोटियां सामने रखकर बैठी है। उसकी आवाज सुनकर कई सारी औरतें और सुधा भी उधर आ जाती हैं। सुधा अपनी देवरानी बबीता से कहती है, क्यों री, मेरी बहू की रोटियों पर नजर रखने वाली तुम कौन हो? तुमने बुलाया है तो हम आए हैं, और आए हैं तो खाना तो खाएंगे ही ना। लो कर लो बात, जेठानी जी, मैं खाने की बात नहीं कर रही। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम बहू लाई हो या राक्षसी, क्योंकि इतनी रोटियां तो वही खा सकती है ना। देखने में तो सीख सी पतली है बहू, पर खाने में चुड़ैल की तरह ढेर सारी रोटियां रखकर बैठी है। अपनी जबान को लगाम दे, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। बहू चल उठ, हमें नहीं रुकना यहाँ, चलो अपने घर चलते हैं। यह कहकर सुमन अपनी विद्या और सीमा को वहां से लेकर अपने घर जाने लगती है। मगर तभी पंडित जी उन्हें रोक लेते हैं और पूछते हैं, अरे अरे सुधा भाभी, शुभ कार्य से ऐसे नाराज होकर मत जाओ। अब बात बताओ क्या है? पंडित जी के यह पूछने पर सुधा उनको सारी बात बता देती है और फिर पंडित जी कहते हैं, क्या बहू बचपन से ही इतनी रोटियां खाती आई है? नहीं। यह कहते हुए सुधा विद्या को मिले शाप का जिक्र पंडित जी से करती है तो वह कहते हैं, शाप वरीय वरदान में भी बदल सकता है। पश्चाताप और प्रार्थना ऐसी ताकत होती है जो शाप को वरदान बनाने की शक्ति रखती है। तो क्या हमारी बहू सच में इस शाप से मुक्त हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है भाभी। बहू से कहिए रोज एक रोटी कम करे और उसे गाय को दे। ऐसा 70 दिन करेगी तो गाय इसके लिए प्रार्थना करेगी और उसकी दुआ से हो सकता है बहू इस शाप से मुक्त हो जाए। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है पंडित जी? मेरा विश्वास तो यही कहता है कि गौ माता की सेवा से मनुष्य के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। आखिर ये भी तो एक कष्ट ही है। बस फिर क्या था, विद्या पंडित जी की सलाह मानकर अपने खाने में रोज एक रोटी कम कर उसे गाय को खिलाने लगती है और उसकी भूख उतनी ही कम होती जाती है और फिर 70 दिन बाद उसे 70 रोटियां खाने के शाप से सचमुच मुक्ति मिल जाती है। मगर गौ माता में उसकी आस्था बढ़ जाती है और अब वह अपनी रसोई की पहली रोटी गौ माता को खिलाने लगती है। इस तरह उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं